बालाकोट में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान बुरी तरह से डर गए थे। बिल्कुल, और डर की वजह से इमरान खान ने आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन इमरान खान को जवाब मिला कि पीएम मोदी बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दें आपको इस बात का खुलासा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में किया है। इस किताब में उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, इस किताब में यह भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से भी मदद मांगी थी। यानी जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान का जो चेहरा है बेनकाब हुआ, एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान की, और जो घबराहट यहाँ पर पाकिस्तान की तब 2019 फरवरी का यह मामला बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से घबरा गया था, पाकिस्तान की सेना किस तरह से घबरा गई थी, इस किताब के जरिए इसका खुलासा हुआ है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री को सबसे पहले आधी रात को फोन किया, लेकिन जवाब ये मिला कि प्रधानमंत्री बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान ने यानी कि पाकिस्तान ने चीन से भी इस पूरे मामले को लेकर मदद मांगी थी। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, पाकिस्तान का डर इस बात से साफ तौर पर झलका जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद आधी रात को इमरान खान ने सबसे पहले भारत को कॉल किया, पीएम मोदी से बात करनी चाहिए, उसके बाद उसने चाइना के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया चाइना को। बिल्कुल जिया, पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकी करतूतों को अंजाम देगा तो डरना तो जरूरी है उसके लिए। और यही चीज अजय बिसारिया की जो किताब है वो भी स्पष्ट करती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस बात का खौफ सताने लगा था कि कहीं भारत की तरफ तनी हुई मिसाइलें जो हैं वो फायर ना हो जाएं। और इस चीज का जिक्र न केवल अजय बिसारिया की किताब के अंदर है, बल्कि कई विदेशी राजनयिकों के साथ उस समय की जो पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी थी तहमीना जानजुआ, उन्होंने अपनी चर्चा के अंदर किया था। और उन्होंने बाकायदा उस मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर कई विदेशी राजनयिकों को बुलाया गया था, करीब 2 दर्जन से ज्यादा विदेशी राजनयिकों के साथ उन्होंने उस दौरान मुलाकात की थी जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। और उसके बाद जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहता है, और खासतौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को जिस तरीके से उनका विमान गिरा था, उनको अपने कब्जे में लेने के बाद पाकिस्तान ने एक तरफ अपनी जीत दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर डर कितना था ये अजय बिसारिया की किताब भी बताती है। और साथ ही कई जो विदेशी राजनयिक हैं उनके अकाउंट जिनका जिक्र अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किया है वो भी बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की उस समय की फॉरेन सेक्रेटरी ने बाकायदा एक चिट्ठी पढ़ी थी जिसमें सेना की तरफ से इस चीज का उल्लेख किया गया था। उसमें कमर जावेद बाजवा जो थे वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, और बाकायदा कई फिलर्स भेजे गए थे कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, बेहतर संबंध करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने चाहे उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को एक चीज जरूर स्पष्ट की है कि देयर इज अ पॉलिटिकल कॉस्ट एसोसिएटेड टू व्हाट दे डू। यानी वो जो कुछ करते हैं और आतंकी करतूतों को अंजाम देते हैं तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये 2014 के बाद से भारत लगातार स्पष्ट करता रहा है और पाकिस्तान को यह कहता रहा है कि वो बातचीत की मेज पर अगर आना चाहता है तो उसे आतंक को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक रोचक चीज अजय बिसारिया की किताब एंगर द ट्रबल्ड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइज, वो ये कहती है कि जो आगरा के अंदर उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ के और प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी जो बातचीत टूटी थी उसकी मूल वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। और बाद में मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यूज के अंदर इस चीज को माना है कि आतंकवाद को एक टूल के तौर पर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल प्रणय, और कहीं ना कहीं इस किताब के जरिए यह खुलासा होता है, यह साबित होता है कि भारत की कूटनीति के आगे पाक हमेशा झुका है और अभिनंदन की रिहाई हुई। देखिए, भारत की कूटनीति ही के साथ साथ केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो भारत की जो कूटनीति है वो काफी कारगर साबित हुई है। इस लिहाज से कारगर साबित हुई है कि भारत, पहली बात तो यह है कि आतंक के मोर्चे के ऊपर पाकिस्तान को बेनकाब करने में कामयाब रहा है। अब पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अगर यूएन सैंक्शन आतंकवादी हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान के में ओसामा बिन लादेन के मिलने के बाद से लेकर लगातार भारत इस चीज को रेखांकित करता रहा है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता रहा है। और उसके बाद चाहे बालाकोट का हमला हो या बालाकोट की स्ट्राइक हो या उसके बाद
जिस तरीके से उसके पहले उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत ने हर बार ये कहा है कि इस तरीके के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान को इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है इंडिया और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों के बीच में, क्योंकि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। यानी जो पहले चलता रहा कि आतंक भी चलता रहे, बातचीत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार कहता रहता है कि आतंकवाद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, भारत आतंकवाद के मुद्दे को आड़ बनाकर जो मूल इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने ये रेड लाइन न केवल क्लियर की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस चीज को स्पष्ट किया है। और यही वजह है कि FATF के सैंक्शन से लेकर दुनिया भर के अंदर अलग थलग खड़ा हुआ पाकिस्तान कई मोर्चों पर नजर आता है। और आपको ध्यान होगा जनवरी 2017 में उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जो उन्होंने साल की शुरुआत में पहले दिन किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, अरबों डॉलर उससे लिए हैं, लेकिन आतंकियों और आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे।